सोचिए जरा, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड बिकाऊ है, पर ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल जियोपॉलिटिकल ड्रामा है जो आर्कटिक में चल रहा है। एक तरफ है अमेरिका जो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है, और मजे की बात यह है कि दूसरी तरफ है उसके अपने ही यूरोपियन दोस्त जो जवाब में वहां अपनी फौज भेज रहे हैं। मतलब दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में माहौल एकदम गर्मा गया है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस बर्फीली जमीन में ऐसा है क्या, एक सुपर पावर इसे खरीदने के लिए इतनी बेताब क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि उसके अपने ही दोस्त उसके खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, हाल ही में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच एक हाई लेवल बातचीत हुई थी, पर वो पूरी तरह से फेल हो गई, और बस इसी नाकामी ने इस आग में घी डालने का काम किया है। उस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अमेरिका अपने इरादे से पीछे हटने वाला नहीं है, उसे चाहिए ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल। लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड का जवाब भी उतना ही सीधा और साफ था, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। और बस यही वो दो टूक जवाब है जिसने इस पूरे टकराव की स्टेज सेट कर दी। तो आखिर इस बर्फ की चादर के नीचे ऐसा क्या छिपा है, क्यों ये इतना जरूरी है? देखिए, ग्रीनलैंड की अहमियत के पीछे 3 बड़ी वजह हैं, और यही वजह इसे आर्कटिक का असली खजाना बनाती हैं। ये 3 वजह हैं। पहला, इसकी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन। दूसरा, आर्कटिक की बदलती जियोपॉलिटिक्स और नए समुद्री रास्ते। और तीसरा, इसकी बर्फ के नीचे छिपा हुआ बेशकीमती खजाना। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री एंगल की। ग्रीनलैंड में है पिटिफिक स्पेस बेस। अब ये कोई मामूली बेस नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के लिए आर्कटिक में एक तरह की शील्ड है, एक ढाल। इसके इतने पावरफुल रडार हैं कि ये हजारों किलोमीटर दूर से आती मिसाइलों को पकड़ सकते हैं और स्पेस में सैटेलाइट्स पर भी नजर रख सकते हैं। मतलब जिसका इस बेस पर कंट्रोल होगा वो आर्कटिक में पावर बैलेंस को पूरी तरह अपने हक में झुका सकता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, जियोपॉलिटिक्स। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है। इसका मतलब जो इलाका पहले साल भर जमा रहता था, वहां अब जहाजों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। ये रास्ते एशिया और यूरोप के बीच का सफर हजारों किलोमीटर छोटा कर देंगे, और इस नई रेस में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता, खासकर जब रूस और चीन वहां पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है। और अब तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह, रिसोर्सेज। ग्रीनलैंड के बर्फ के नीचे मिनरल्स का ऐसा खजाना है जो आज सोने से भी ज्यादा कीमती है। आप अंदाजा लगाइए, यूरोपियन यूनियन को जो 34 क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स चाहिए, उनमें से 25 अकेले ग्रीनलैंड में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, वो चीज जो हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार और मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब हर चीज में लगती है। सीधा सीधा हिसाब है, जिसके हाथ में ये रिसोर्सेज होंगे, फ्यूचर की ग्लोबल सप्लाई चेन उसी के कंट्रोल में होगी। अब अमेरिका की इन बढ़ती एम्बिशंस को देखकर यूरोप हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता था, तो उसने एक कदम उठाया, और ये कदम जंग की तैयारी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा चालाकी भरा एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज है। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सारे बड़े यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेज रहे हैं, पर रुकिए, कितने? सिर्फ 10, 15 या 20, मतलब बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स में। अब जाहिर सी बात है, इतनी कम फौज से कोई हमला तो नहीं हो सकता, तो फिर ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक सिग्नल है। ऑफिशियली तो इसे आर्कटिक में रूटीन सिक्योरिटी कोऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन इसका असली मकसद सीधा वॉशिंगटन को एक मैसेज देना है, और मैसेज बिल्कुल साफ है, ग्रीनलैंड का फ्यूचर क्या होगा, इसका फैसला अकेले अमेरिका नहीं करेगा। यूरोप अब से साइड में बैठकर तमाशा नहीं देखेगा, और दोस्तों के बीच की ये जो खींचतान है, ये अब दुनिया के सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस नेटो की जड़ों को हिला रही है। सोचिए, जो गठबंधन दुश्मनों से लड़ने के लिए बना था, आज उसके अपने ही मेंबर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो नेटो में आपस में लड़ाई झगड़ा कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा 2003 में इराक वॉर पे भी ये लोग आपस में भिड़ गए थे, और अभी हाल ही में 2021 में जो AU के US डील हुई थी, उसने भी काफी बवाल मचाया था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने फ्रांस को बताए बिना ही ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स बेच दी थी। लेकिन ग्रीनलैंड वाला मामला इन सबसे कहीं ज्यादा सीरियस और खतरनाक है। तो यूरोप का सबसे बड़ा डर क्या है? डर ये है कि अगर अमेरिका ने अकेले ही ग्रीनलैंड पर कंट्रोल कर लिया, तो नेटो का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाएगा। फिर ये सबकी सुरक्षा के लिए बना एक अलायंस नहीं रहेगा, बल्कि ये सिर्फ अमेरिकी फायदे के लिए काम करने वाला एक टूल बन जाएगा। और ये बात उस बहुत ही बेसिक आइडिया को खत्म कर देगी जिस पर नेटो की नींव रखी गई थी। पर यह कहानी सिर्फ आर्कटिक या नेटो तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ये एक ऐसी मिसाल सेट कर सकता है जो बहुत खतरनाक होगी। आप खुद सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सारे नियम कानून ताक पर रखकर किसी जगह पे अपना हक जमा लेती है, तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? ये तो इंटरनेशनल लॉ का मजाक बनाकर रख देगा, और ये चीन जैसे देशों को एक खुली छूट दे देगा कि वो भी ताइवान जैसे अपने क्लेम्स पर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएं। और जानते हैं, इस पूरी पावर पॉलिटिक्स के बीच एक आवाज है जिसे अक्सर कोई नहीं सुनता, और वो है खुद ग्रीनलैंड के लोगों की आवाज। उन्हें न तो अमेरिका का कंट्रोल चाहिए, और न ही वो हमेशा डेनमार्क के अंडर रहना चाहते हैं। उनका तो एक ही सपना है, एक ही अल्टीमेट गोल है, एक दिन पूरी तरह से आजाद होना। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत ही बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है। क्या 21वीं सदी इंटरनेशनल लॉ और आपसी समझ से चलेगी, या फिर सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत से? ग्रीनलैंड का भविष्य जो भी होगा, वो इसी सवाल का जवाब देगा, और पूरी दुनिया इस जवाब का इंतजार कर रही है।